जी नाइला, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हैं? अपना माइक जो है वो अनम्यूट करिए और फिर क्वेश्चन करें, क्या करना चाह रही हैं? नाइला, अपना माइक जो है पहले आप अनम्यूट करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जी नाइला, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा, आप किसी और को कोई क्वेश्चन करना है नाइला के अलावा? ऐमन खान। जी नाइला, क्वेश्चन करो बेटा। मैम, ये जो स्फेयर का आपने बताया था कि इसमें आर्क साइन थीटा, जी, आर साइन थीटा कैसे निकला था? इसका जो आपने लाइन एलिमेंट बताया था वो समझ नहीं आया। लाइन एलिमेंट। अच्छा चलो, मैं इसको रिप्लाई कर देती हूँ। ये जो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, ये आप लोगों को नज़र आ रही है? नाइला, स्क्रीन जो शेयर की हुई है नज़र आ रही है? मैम, नजर तो नहीं आ रही अभी। नाइला, जी महमूद हकानी, आप कोई सवाल कर रहे हैं? अपने माइक अनम्यूट करें और उसके बाद फिर मुझसे सवाल करिए। मैम नजर आ रही है, सब कुछ नजर आ रहा है। अच्छा चलें, ठीक है। नाइला, आपने मुझसे जो है वो ये सवाल किया था कि ये जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके अंदर हम किस तरीके से लाइन एलिमेंट ले रहे हैं। जी बेटा, यहाँ पर आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक नज़र आ रहा होगा। ये देखो, ये मैंने यहाँ से पॉइंटर से शो कर रही हूँ। ये मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स इधर शो किए हैं, एक्स, और ये देखो ये वाई है, और ये जो है ना मेरा जेड है। अच्छा, ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके अंदर जो है मैंने एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया है, ये वाला। ठीक है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट मैंने ले लिया है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि ये जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरा, इसके अंदर कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मैं तो थोड़ा सा पीछे चली जाती हूँ। अम, हाँ, इसमें देख लेते हैं, चलें। तो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं बेसिकली हमारे पास। एक होता है आर, ठीक है। तो हम किसी भी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर मेरे पास कोई स्फेयर है, स्फेयर के ऊपर मैंने कोई पॉइंट लगाया हुआ है पी, उसकी पोजीशन मैं मालूम करना चाहती हूँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो फिर क्या होगा कि उसको मैं 3 कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए शो करूँगी। एक होगा मेरा आर, एक होगा थीटा। थीटा जो होता है, ये पोजीशन वेक्टर जो जेड एक्सिस के साथ बना रहा होता है, वो थीटा होता है, ठीक है। और हमेशा हम ये काम करते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर आर होता है, उसका प्रोजेक्शन हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर गिरा देते हैं। ये प्रोजेक्शन है इसका, ठीक है। तो जब हम इस प्रोजेक्शन को नीचे गिरा देते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेक कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं फाई। तो बेसिकली मेरे पास जो है वो 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर, थीटा और फाई, ठीक है।
आपने मुझसे ये पूछा है कि जो है लाइन एलिमेंट हम किस तरह से लेते हैं। मैं अभी उस तरफ आती हूँ, लाइन एलिमेंट के बारे में बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि ये जो मेरा r है इसको मैंने और स्पेसिफाई करने के लिए इस r को, पोजीशन वेक्टर r को, किसी भी पॉइंट p को मैंने क्यूब की शक्ल में दिखा दिया है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट जो है ना मैंने रिजॉल्व किए हैं। ये जो पॉइंट P था जिसको मैं कह रही थी कि ये स्फेयर के ऊपर लाई कर रहा है, ये बेसिकली स्फेयर के ऊपर ही लाई कर रहा है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स को शो करने के लिए मैंने इसको अभी क्यूब की शक्ल दे दी है ताकि आसानी से समझ आ जाए। तो ये जो थीटा है, थीटा और ये वाला जो वेक्टर r है, इसके सामने वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा हमारे पास थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, r साइन थीटा। ठीक है। और ये जो r साइन थीटा है, ये देखें, ये वाला r साइन थीटा, जब आप r का प्रोजेक्शन गिराएंगे नीचे की तरफ तो ये वो पूरी एग्जैक्टली ये वाली सेम लाइन होगी जिसका हम प्रोजेक्शन यहाँ पर गिरा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये हमारे पास आ जाता है r साइन थीटा। ठीक है। तो ये वाला अब वेक्टर मेरे पास पोजीशन वेक्टर हो गया r साइन थीटा। अच्छा, ये जो r साइन थीटा है ये अब एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ में, एंगल फाई। ठीक। तो अब जब ये एंगल फाई बन जाएगा तो अब इसके सामने वाला, ये वाला फाई के सामने वाला जो अब मेरे पास कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये तो वेक्टर आ गया r साइन थीटा एज इट इज, और साइन फाई लगा देंगे हम सामने। और इसी तरीके से ये जो बेस कंपोनेंट होगा, फाई के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है, जब हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो ये r साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा और cos फाई इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, जो कि कंपोनेंट्स बनाने का तरीका होता है। तो ये वाला मुझे मालूम हो गया कि ये मेरे पास r साइन थीटा है, ये सामने वाला r साइन थीटा साइन फाई है, और ये r साइन थीटा cos फाई है। अच्छा, ये जब हमें थोड़ा सा समझ आ गया तो अब मैं आगे की तरफ जाती हूँ, अपनी डिफरेंशियल क्वांटिटीज की तरफ मैं जाती हूँ। अच्छा देखो, ये जो बेसिकली हमारे पास लेंथ एलिमेंट होता है ना, लेंथ एलिमेंट का मतलब ये होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीन डायरेक्शन है हमारे पास। ये जो है आर की डायरेक्शन में हम या तो जाएंगे, या हम थीटा की डायरेक्शन में जाएंगे, या फाई की डायरेक्शन में जाएंगे। जिस तरीके से हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर हम कहते हैं ना कि हम किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, या वाई डायरेक्शन में, या जेड डायरेक्शन में, तो बिल्कुल ये जो है लेंथ मेजर होती है आर डायरेक्शन में, या थीटा डायरेक्शन में, या फिर फाई डायरेक्शन में। तो ये आर डायरेक्शन है। अच्छा, आर कौन सा डायरेक्शन है, आर डायरेक्शन जो है वो हमारा सेंटर से लेके, यानी रेडियल डायरेक्शन जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना मेरा आर है, ये आर है, ये डायरेक्शन जो है ना मेरी आर है। तो इस वजह से अब जो मैं लेंथ एलिमेंट लूंगी वो मैं क्या लूंगी, एक मिनट, इस वजह से मैं अब लेंथ एलिमेंट लूंगी वो कौन सा वाला लूंगी, इसी डायरेक्शन में लूंगी। यही डायरेक्शन होगी मेरी, क्योंकि मेरा यही रेडियल डायरेक्शन है। मैंने डिफाइन किया हुआ है कि यही डायरेक्शन मेरा रेडियल है। तो यही मेरा जो एलिमेंट होगा डी एल आर कहलाएगा। ये देखो, ये डी एल आर कहलाएगा। और ये चूंकि पूरा के पूरा रेडियस होता है तो इसका छोटा सा हिस्सा जो है वो डी आर कहलाएगा। तो ये मैंने जो है वो उसको डी आर ले लिया है। अब मुझे लेना है डिफरेंशियल एलिमेंट थीटा डायरेक्शन के अंदर। अब थीटा डायरेक्शन मेरी कौन सी वाली है, ये वाली मेरी थीटा डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली डायरेक्शन, इसको अगर मैं गौर से देखूं, यही थीटा है, यही थीटा है, ये वाली डायरेक्शन, ये चाहिए मुझे। ये मेरा जो है ना अब लेंथ एलिमेंट कहलाएगा, ये लेंथ एलिमेंट कहलाएगा मेरा डी एल थीटा। ठीक है। और डी एल थीटा मैं कैसे लूंगी, ये मेरा बहुत छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट है विच इज डी थीटा। ये एंगल है ना थीटा, तो ये छोटा सा एंगल क्या होगा, डी थीटा होगा। और ये मेरा कितना, ये मेरा क्या है, पूरा के पूरा मेरा है आर। तो ये सामने वाला जो है वो मुझे मालूम है कि S इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो ये S बेसिकली मेरा क्या चीज़ है, ये मेरा लेंथ एलिमेंट है थीटा डायरेक्शन के अंदर, जिसको मैंने डी एल थीटा रिप्रेजेंट किया हुआ है। आर मेरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस है जो कि आर ही है। और थीटा जो है वो मेरा ये है डिफरेंशियल एलिमेंट डी थीटा। ये जो है डिफरेंशियल एलिमेंट्स निकालने का तरीके होते हैं। लेकिन अगर मुझसे सरफेस एलिमेंट कोई पूछ रहा है कि आप सरफेस एलिमेंट निकालें थीटा डायरेक्शन के अंदर,
तो आपको पता है कि सरफेस एलिमेंट किस तरीके से निकाला जाता है। अगर मेरे पास ये x है और ये y है, तो इसका जो सरफेस का जो डायरेक्शन होगा, एरिया का जो डायरेक्शन होगा, ना तो x होगा ना y होगा, बल्कि ये z डायरेक्शन में। तो थीटा डायरेक्शन का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में थीटा जा रहा है, ये डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये थीटा की डायरेक्शन है। ये देखो, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा की डायरेक्शन है। तो इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन बन रहा है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन को मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगी इस जगह। और ये प्लेन मेरे पास कैसे आएगा? ये प्लेन मेरे पास आएगा एक ये वाला एलिमेंट कंसीडर करने से और एक ये वाला एलिमेंट कंसीडर करने से। इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी एल आर को और डी एल फाई को। और डी एल आर और डी एल फाई मैं यहाँ पर पहले निकाल चुकी हूँ। ठीक है, मैंने आपको डी एल आर बता दिया, डी एल थीटा बता दिया, डी एल फाई किस तरीके से निकालते हैं। फाई मेरे पास कौन सा एंगल है? फाई ये वाला एंगल है, जो ये प्रोजेक्शन जो है वो बना रहा है किसके साथ में? एक्स एक्सिस के साथ। तो बेसिकली ये अगर फाई है तो ये वाला जो मेरा छोटा सा हिस्सा होगा, ये मेरा क्या होगा? डी फाई होगा। तो अब मुझे जो है ना क्या चाहिए? मुझे ये वाला लेंथ एलिमेंट चाहिए, ये चीज, ये मेरी कहलाएगी डी एल फाई। और डी एल फाई जो है मैंने भी बताया आपको कि किस तरीके से निकालते हैं। इसको भी हमें मालूम है कि ये जो चीज़ है ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने भी आपको बताया कि ये मैंने आर साइन थीटा थी, ये आर साइन थीटा थी। किस तरह से निकाला था भी मैंने आपको बताया। और ये जो है ना पूरा आर साइन थीटा है, और ये जो है वो मेरा क्या है? डी फाई है। तो ये जो डी एल फाई है ये बेसिकली मेरा क्या है? आर्क लेंथ है एस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? आर थीटा। तो इसमें जो मेरा रेडियस बन रहा है वो बन रहा है आर साइन थीटा, ये हो गया आर साइन थीटा। और ये जो थीटा है मेरा यहाँ पर, ये है डी फाई। तो ये डी एल फाई भी मैं पहले जो है निकाल चुकी हूँ। ठीक है, तो अब ये बात आपको जहन में रखनी होगी कि जब हम लेंथ एलिमेंट निकालते हैं तो हम इसी डायरेक्शन में निकालते हैं। ये मेरा लेंथ एलिमेंट बनेगा डी एल थीटा, ये निकालना पड़ेगा मुझे, सिर्फ ये वाला आर्क निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सरफेस एलिमेंट निकाल रही हूँ तो डी एल जो थीटा का जो डायरेक्शन है वो ये बनेगा, क्योंकि मेरा थीटा ये है, तो ये मेरा थीटा का डायरेक्शन बनेगा। और इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है वो ये वाला है, उसके अंदर मुझे दो साइड्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, एक डी आर और डी एल आर, और एक मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी एल फाई। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, क्लियर नहीं हो रही हो कोई चीज़, तो मुझे अपने माइक अनम्यूट करके और फिर मुझे बताइए। जी महमूद हक्कानी, आप कुछ पूछ रहे हैं? मैम ये पहले से रेस से यार जी बैठ नहीं रहा है। महमूद हक्कानी, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं प्लीज? मैम ये पहले से हाथ रेस है। बेटा मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा रुक रुक कर बोलो, ठहर ठहर के आराम से। मैम ये पहले से हाथ रेस हुआ है, जी मिट जी नहीं रहा है। जी महमूद हक्कानी, आपका हाथ रेज हुआ हुआ है, तो आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? नो मैम। अच्छा चलो ठीक है। एमन, अपना अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, म्यूट कर दीजिए अपना माइक, बंद कर दीजिए। एमन, एमन अब गायब हो गई, ये बॉय हैं या गर्ल आई डोंट नो। आदिल, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो जो लास्ट 2 लेक्चर्स हैं उसके अंदर से? अच्छा नाइला, आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, आपको क्लियर हो गया है? जो आप पूछना चाह रही थी कि मैंने इसको किस तरीके से लिया है, डिफरेंशियल एलिमेंट को, लेंथ एलिमेंट को। आदिल, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है। आदिल गुल।
हेलो मैम। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी आदिल, आदिल हैं आप? जी मैम। जी बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? मैम, जी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैम, हमें एक प्रीवियस जो आपकी वीडियो देखी थी हमें इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो रही थी एक जी क्वेश्चन जी में। जी, पूछ लो। जी मैडम, वो जो टॉपिक था आप लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि इन्वेक्टर फील्ड के बारे में, जो एक रीजन के बारे में जो था, जिसमें आपने बोला था कि इसके जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाता है जब इफ यू विल गो टू द आउटसाइड ऑफ रेडियस, बट इन द नियर टू द रेडियस इज नॉट इंक्रीजिंग डिक्रीज, but if you will go to the outside of the radius and the magnitude is increasing, what is the reason behind is that? But you have the already they said the quantity is more, is that reason? हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, नहीं ये रीज़न नहीं है। असल में वहाँ पे मैंने 2-3 डायग्राम्स बनाई थी। जी जी मैडम, डायग्राम नंबर आई एम टॉकिंग अबाउट टू डायग्राम नंबर सी। ठीक है, वो एक्चुअली क्या हुआ है कि वो जो जिस कंप्यूटर के अंदर मेरे पावर पॉइंट लेक्चर थे ना, तो या वो मेरा कंप्यूटर हो गया ख़राब। तो मैं अभी जी जी आपको मैम। मुझे याद है वो चीज़ें, मैं आपको बता देती हूँ। जी जी मैम। 1 मिनट। थोड़ा-सा 1 मिनट वेट कर लो बेटा। जी जी। ये दे दो बुक। जी, स्क्रीन आपको मेरी नज़र आ रही है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फ़ील्ड जो होती है, जैसे कोई भी वेक्टर फ़ील्ड है, ठीक है? तो वेक्टर फ़ील्ड को हम किस तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं? वेक्टर फ़ील्ड को हम रिप्रेज़ेंट करते हैं एक लाइन की मदद से और एरो की मदद से। तो ये जो लेंथ होती है ना, ये इसकी स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड को शो करती है, जबकि ये जो पॉइंटर होता है, ये हमें शो कर रहा होता है उसकी डायरेक्शन को, ठीक है? तो मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल कहीं मेरे पास चार्ज है या कोई फील्ड है, चार्ज नहीं है, लेट्स सपोज कुछ भी है। मैंने ये फील्ड इस तरह से बनाई थी कि पहले जो ये लाइंस है ना, ये छोटी थी, फिर ये आगे-आगे और बड़ी होती जा रही थी। ठीक है? तो मैं फिर उसको ये एक्सप्लेन करूँगी, लेट्स सपोज दिस इज़ सम आर्बिट्रेरी फील्ड, नॉट अ चार्ज। तो उस वक़्त मैंने ये कहा था कि ये जब हम रेडियली ये फील्ड ऐसी है कि इसकी जो डायरेक्शन है, ये मुझे नज़र आ रही है। इसकी जो डायरेक्शन है ये मुझे नज़र आ रही है कि ये रेडियली आउटवर्ड है, और मुझे इसका मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन ये नज़र आ रहा है कि ये रेडियली आउटवर्ड है, और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये मैग्नीट्यूड जो है ना इसका बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये फील्ड इस तरह से भी हो सकती है किसी जगह पर, अगर मैं इसको यहाँ पे बड़ा शो कर दूँ और उसके बाद इसको मैं छोटा-छोटा शो करती चली जाऊँ, तो फिर मैं कहूँगी कि ये फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है या जो इसका स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है। और एक फील्ड मेरा ख्याल है मैंने सर्कुलेटिंग फील्ड बनाई थी, मैंने कहा था कि किसी पॉइंट के अराउंड इस तरह से फील्ड बनी हुई है, बल्कि छोटी थी, इधर बना देती हूँ मैंने बनाया था इसको छोटा पहले। ठीक है, ये छोटे छोटे से एरोस थे, और ये मैंने बताया था कि ये वाली जो फील्ड है ये अब सर्कुलेटिंग फील्ड है, यानी कि इस तरह से रोटेट कर रही है, लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली वेक्टर फील्ड जो है वेक्टर नोटेशन फॉर्म में शो की जाती हैं। ये जो चीज़ होती है बार लेंथ, ये जो है मैग्नीट्यूड को शो करता है। इसको देख के हमें पता चलता है कि समथिंग इज़ इंक्रीजिंग और समथिंग इज़ इंक्रीजिंग और समथिंग इज़ डिक्रीजिंग। और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो है ना बार एरो बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि ये सर्कुलेट कर रही है फील्ड, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। जी, और किसी को कोई क्वेश्चन करना है? क्लियर हो गया आदिल आपके? यस मैम। और कोई मैम क्वेश्चन करना है माय आपको? जी यस मैम, एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने बताया था कि स्केलर फील्ड इज नो डायरेक्शन, दैट इज द रिजल्ट विल नॉट द एक्यूरेट इन माय ओपिनियन इज द स्केलर फील्ड की जो डायरेक्शन, तो तो रिजल्ट वो भी एक्यूरेट नहीं होगा ना? मुझे आपकी कोई आवाज़ नहीं आई, थोड़ा सा रुक रुक के बोलो, एकदम से बोलते हैं ना तो फिर वो बहुत नॉइज़ हो जाती है। जी जी मैडम, मैं बोल रहा हूँ जैसे स्केलर फील्ड है हमारे पास,
जी जी, स्केलर फील्ड है, उसकी डायरेक्शन इसलिए नहीं आपने होती। बताया, जी जी, हाँ नहीं होती। तो जी। इसी तरीके से जो आपने बताया था कि जो टेम्परेचर है, क्या नाम है, जितने हम करीब जाते हैं तो वो इंक्रीज होता है। तो उसके जी तो जी। मैडम रिजल्ट हम एक्यूरेट मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्केलर फील्ड जो होती है उसकी तो हम एक्यूरेट रिजल्ट आ ही नहीं सकता मैम, क्योंकि वो एक स्केलर फील्ड है, इसलिए ये रीजन है। बेटा देखो, हम जो है ना जब हम छोटी क्लासेस में थे ना, तो फिर हम लोग पढ़ते थे कि अच्छा दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। और हम उसकी बहुत आसान सी डेफिनेशन दे देते थे कि अच्छा स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जैसे कि जिनका डायरेक्शन नहीं होता। जी जी और बिल्कुल। लेकिन ये बात तो हमने कहीं नहीं पढ़ी ना कि स्केलर क्वांटिटीज चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, चेंज हो सकती हैं बिल्कुल। किसी जगह एक दरख्त जी है, जी उसकी लेंथ जो है ना वो बहुत कम है, थोड़े अरसे के बाद इसकी लेंथ चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वो दरख्त ग्रो हो जी जाता है। मैडम। तो वो स्केलर जी जी क्वांटिटी है। ठीक है, लेंथ का मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है। तो बिल्कुल इसी मैडम। तरीके से किसी जगह पे अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, किसी भी रीजन में हमने उसका टेम्परेचर निकाला, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा हमें एक पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर मालूम करने की ज़रूरत पेश आए। हमें बाज़ सही दफ़ा है। अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर ऐसी ज़रूरत होती है कि हम पूरे रीजन का टेम्परेचर डिफ़ाइन करें, जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह का टेम्परेचर मालूम करना चाहते हैं। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो किसी जगह पे जी जी टेम्परेचर कुछ होता है, किसी जगह पे टेम्परेचर कुछ होता है, किसी जगह पे कुछ होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो अब ये होता है कि चूंकि हम जो है ना, फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा अगर हम टेम्परेचर सेंटर से इधर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। फॉर सही है। एग्जांपल सेंटर से हम वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं तो हम कह देते हैं कि टेम्परेचर जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो हम इस तरह से उसको डिफाइन कर देते हैं कि टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। तो उस सेंस के अंदर जो है ना, टेम्परेचर को हम कह सकते हैं कि किसी डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, किसी डायरेक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। उसको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, लेकिन टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और कुछ क्लियर और कुछ सवाल करो तो मैं और क्लियर जवाब दे दूं। जहां तक मुझे समझ आया है तो मैंने आपको बता दिया है ये जवाब। नहीं मैडम, थैंक यू सो मच, ये यही पूछना था। ठीक है, आदिल के अलावा और किसी ने अभी तक जी कोई जी। हैंड रेज नहीं किया है? यस, आयशा ब्रार। आयशा ब्रार, अपना माइक जो है वो ओपन करिए और फिर क्वेश्चन कीजिए। जी हेलो। हेलो जी बेटा, मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज़। मैम, आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स आर स्पेस एंड टाइम डिपेंडेंट। मैम थोड़ा सा उसे मजीद एक्सप्लेन कर दें। वेक्टर्स आर स्पेस एंड टाइम डिपेंडेंट, और क्या बताया था मैंने? और उसके बाद तो वो डेफिनेशंस लिखी थी जो हम पढ़ते चले आए कि उनकी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन लास्ट में ये जो लाइन एक न्यू थी तो जो मुझे समझ नहीं आई बिल्कुल प्रीवियस बेसिक लेक्चर में। हाँ, बेसिकली असल में ये जो क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं ना, ये कोई ऐसी मुश्किल सी चीज़ नहीं है। बेसिकली जो भी क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो कोई भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो पोजीशन, कोई भी क्वांटिटी हो, लेट सपोज ए, तो बेसिकली वो पोजीशन डिपेंडेंट भी होती है और वो टाइम डिपेंडेंट भी होती है। ठीक है, दोनों। टेम्परेचर भी जो है वो टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, हालांकि टेम्परेचर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी किसी भी बर्नर के ऊपर पानी फॉर एग्जांपल गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो एट टी इज इक्वल टू 0 उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होगा, 30 केल्विन तक होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा। फिर थोड़ी देर के बाद 5 मिनट्स के बाद मैं उसको देखूंगी तो जो है उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट वो भी हो सकती है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वेक्टर क्वांटिटीज आर पोजीशन एंड टाइम डिपेंडेंट। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है। अगर दिया होगा तो इट इज़ कलेक्टिवली ट्रू फॉर बोथ स्केलर्स एंड फॉर बोथ वेक्टर्स। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी इन जनरल हम पढ़ते हैं वो पोजीशन और टाइम डिपेंडेंट हो सकती है। वेक्टर की तो स्पेसिफिकली डेफिनेशन ही यही है कि उसका एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसका डायरेक्शन होना चाहिए। दैट्स इट। ओके ओके मैम, ठीक है थैंक यू मैम। ओके मैम। जी, उसके अलावा और कोई स्टूडेंट है जो कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं?
जी स्टूडेंट्स, किसी और को कोई क्वेश्चन करना हो रिलेटेड टू लास्ट 2 लेक्चर्स? आदिल गुल, क्या आप दोबारा से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अनम्यूट करो अपना माइक और जी आदिल गुल, आप कुछ दोबारा से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? नो मैडम, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा चलो ठीक है बेटा, फिर आप लोग कोई ओके। हैंड रेज और तो कोई कर नहीं रहा है, तो फिर मैं ये मीटिंग ऑफ कर रही हूँ, ठीक है? और इसकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है और मैं इसको जो है ना शेयर कर दूंगी आप लोगों की, जब भी LMS ओपन होगा उसके अंदर डिस्कशन मीटिंग है, ज़ाहिर है यूट्यूब के ऊपर तो मैं नहीं डालूंगी। LMS के बारे में कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जल्दी शुरू हो जाएगा। कुछ सर शुएब ने मुझे बताया था कि वो जल्दी स्टार्ट कर देंगे इसको। शाइस्ता, अपना माइक अनम्यूट करो बेटा। सॉरी, माइक म्यूट करो। ओके जी, मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाह रही थी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें, दो कोऑर्डिनेट्स हैं y और x। अगर मैं किसी भी पॉइंट p को स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, मैं पॉइंट p मालूम करना चाहती हूँ कि इसका x और y कंपोनेंट कौन सा है, तो x और y कंपोनेंट जो है वो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकती हूँ, x और y। लेकिन इसी पॉइंट को मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में यानी r और थीटा की फॉर्म में भी इसको मैं स्पेसिफाई कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर तक का डिस्टेंस बता दूँ r, और ये एंगल बता दूँ थीटा, ठीक है? इसी तरीके से हम किसी भी पॉइंट p को 3 डायमेंशंस के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये पॉइंट P है, इसको मैं 3 एक्सिस में x, y और z के अंदर स्पेसिफाई कर सकती हूँ, ठीक है? अच्छा आगे मैम चलते हैं। मैम नजर स्क्रीन नहीं आ नहीं रहा। आ रही। जी मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। स्क्रीन शो नहीं हो रही? अच्छा एक मिनट, यस मैम। इसमें स्क्रीन में डॉलर शो हो रहे हैं मैडम। एक मिनट। अ, अब शो हुई? जी मैम, यस अब शो मैम। हो रही है। अच्छा चलें ठीक है, वो कोई दूसरी जूम की विंडो खुल गई थी तो शायद वो शेयर हो गई। चलें सही है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि कोई भी जो पॉइंट है P, उसको हम 2 डायमेंशन में किस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, तो उस पॉइंट का कोई ना कोई एक्सिस होगा और उस पॉइंट का कोई ना कोई y कंपोनेंट होगा और x कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट्स होंगे, तो हम उसको शो कर सकते हैं p x y की फॉर्म में। लेकिन यही पॉइंट मैं शो कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा। r और थीटा क्या होते हैं? सेंटर से लेके मेरे पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो r कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। और थीटा जो है वो क्या होता है? वो उस पोजीशन वेक्टर से लेके y एक्सिस तक का एंगल होता है थीटा। प्लीज आप लोग अपने माइक जिसने आप खोला, पेपर हटाए तो क्या सुनो। अली अपना माइक अपना माइक म्यूट करके रखो बेटा, बहुत नॉइज आ रही। सब अपना माइक म्यूट करके रखिए, मैंने यहाँ से किया हुआ था, खोले नहीं इसको, ओके? अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको ये बात बता रही थी कि कोई भी पॉइंट अगर हमें स्पेसिफाई करना हो 3 डायमेंशन में, तो हम आराम से फॉर एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर x y z लिखकर उसका उस पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। ये वाली डायग्राम जो है वो मैंने आपको पहले भी बता दी है कि अगर मुझे 3 डायरेक्शन के अंदर जो है वो स्पेसिफाई करना है किसी भी पॉइंट को, तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक होगा मेरा r, एक होगा मेरा थीटा और एक होगा मेरा फाई। तो 3 कोऑर्डिनेट्स की मुझे ज़रूरत पड़ती है जो पॉइंट पहले
मैं सिर्फ पॉइंट पी एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर रही थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब उस पॉइंट पी को मैं रिप्रेजेंट करूंगी आर, थीटा और फाई के साथ। ओके ओके, नेक्स्ट एक और थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, इसके मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। ये जो पोजीशन वेक्टर आर है, इसका सामने वाला आर साइन थीटा होगा। जब आर साइन थीटा को मैं ड्रॉप करूंगी तो ये जो प्रोजेक्शन है इसका आर साइन थीटा हो जाएगा। और अब ये मेरा पोजीशन वेक्टर आर साइन थीटा हो गया, तो सामने वाला आर साइन थीटा कॉस फाई होगा और सामने फाई के सामने वाला जो है मेरा साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। ठीक है, और ये भी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया है कि अगर मेरे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो ये मैंने लेक्चर में भी बताया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दिया है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर नहीं बताई थी। ये आप लोग अगर साथ साथ नोट कर लें कॉपी पेंसिल के ऊपर, क्योंकि ये मैं एलएमएस पे ही डालूंगी तो ये थोड़ा टाइम लगेगा जब तक एलएमएस एक्टिव नहीं हो जाता। तो आप लोग अपने पास इसको लिख लें या तस्वीर खींच लें अपने मोबाइल से स्क्रीन की, तो बाद में फेयर कर लीजिएगा, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये मैंने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो है ना एक लाइन इंटीग्रल जो है वो निकाला है। लेंथ एलिमेंट जो है ना वो मैंने निकाला है। मैंने लिखना तो सीख लिया उसको कि लेंथ एलिमेंट किस तरह से लिखते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकली उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकती हूँ, उसको इंटीग्रल मैं किस तरीके से ले सकती हूँ, तो ये लाइन इंटीग्रल मैं निकाल रही हूँ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये जो लेंथ एलिमेंट है ये है एक पहला वाला, आर डायरेक्शन में डी आर है, थीटा डायरेक्शन में आर डी थीटा है और फाई डायरेक्शन के अंदर आर साइन थीटा डी फाई है। इस पूरे को मैं वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकती हूँ। ये जो कैप लगा होता है इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर अब मुझे इंटीग्रल लेना होगा तो मैं पूरी इक्वेशन को इंटीग्रल से इसके मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने यही किया है, इस पूरी इक्वेशन को मैंने इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो पहला वाला डी आर था, दूसरा वाला आर डी थीटा हो गया थीटा डायरेक्शन में, और तीसरा वाला लेंथ एलिमेंट आर साइन थीटा डी फाई हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को लेक्चर के अंदर नहीं बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि लिमिट्स क्या होनी चाहिए। ये जो लिमिट्स होती हैं ना आर की, ये होती हैं 0 से इनफाइनाइट तक रेडियस हो सकता है किसी भी स्फेयर का। यहाँ पर हमारे पास एक फाइनाइट स्फेयर है जिसकी लिमिट जो है वो 0 से आर तक है। अच्छा, थीटा की जो लिमिट हो सकती है मैक्सिमम वो 0 से पाई तक हो सकती है, तो ये 0 से पाई तक ही है। और फाई की जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई तक होती है स्टैंडर्ड, तो ये 0 से 2 पाई तक ही है हमारे केस में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो फाई है वो 0 से 2 पाई तक ही जा रहा है, थीटा जो है 0 से पाई तक ही जा रहा है, और आर जो है वो 0 से आर तक जा रहा है। तो इसको जस्ट मुझे सिंपली जो है वो क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन है जो मैंने यहाँ पर की है, और मेरा जो आंसर आया है वो लास्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है। इसको तस्वीर खींच लीजिए इसकी और फिर बाद में इसको देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व हुआ है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें सिंपल लेंथ एलिमेंट जो है उसका लाइन इंटीग्रल लेना पड़ता हो। हमें बाज़ दफ़ा जो है ये जो लेंथ एलिमेंट है इसके साथ में किसी भी क्वांटिटी को का डॉट प्रोडक्ट भी हम ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, और फिर हमें इंटीग्रल लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका डॉट प्रोडक्ट आप निकालिए लेंथ एलिमेंट के साथ, और इसको आप सॉल्व करें आर थीटा फाई यानी स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे गिवन है, एक आर्बिट्ररी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आर थीटा और फाई की फॉर्म में ही, और ये फॉर्म है इसकी जो गिवन है मुझे। तो सबसे पहले मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है लिमिट्स, इन्हीं लिमिट्स के ऊपर, और ये लाइन इंटीग्रल है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी। ये मैंने इन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी मैंने इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेशन जो है वो आर के ऊपर 0 से आर की लिमिट ही होगी, थीटा की इंटीग्रेशन 0 से पाई तक ही होगी, और फाई की जो इंटीग्रेशन है वो 0 से 2 पाई तक ही होगी। तो ये जो है ना मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तो हम इंटीग्रेशन करना जानते हैं कि लाइन एलिमेंट की लाइन इंटीग्रल किस तरह से निकाला जाता है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल इसकी और बता दी है।
अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप आगे आए तो ये अब सरफेस इंटीग्रल मैंने यहाँ पर निकाला है। सरफेस इंटीग्रल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यहाँ पर मैंने इसको नीचे शो किया हुआ है कि पूरा कंप्लीट जो सरफेस एलिमेंट होता है आर, थीटा और फाई डायरेक्शन में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो ये होता है। ठीक है, पीछे जो मैंने स्लाइड बताई थी ये देखें, इसके अंदर मैंने अलग अलग लिखा हुआ था ना, डी एस आर अलग लिखा हुआ था, डी एस थीटा अलग लिखा हुआ था, डी एस फाई अलग लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पर देखें इन तीनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद ये जो है ना मैंने पूरा इसको यहाँ पर लिख दिया है। और अब मैं सरफेस इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। सरफेस इंटीग्रल अभी आपसे कहा जा रहा है कि आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में सरफेस इंटीग्रल निकालें सिर्फ रेडियल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई स्फीयर है और एक मिनट में इसको ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास कोई स्फीयर है, ये देखें ये स्फीयर है और रेडियल डायरेक्शन में आपने उसका सरफेस एरिया जो है वो मालूम करना है। तो ये रेडियल डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि ये वाला यानी कि पूरा के पूरा ये रेडियल डायरेक्शन होती है। तो ये प्लेन, पूरा प्लेन, यानी कि अगर आपके पास कोई तरबूज है तो तरबूज की सरफेस आपसे बेसिकली मालूम करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो सरफेस एरिया है रेडियल डायरेक्शन में, ये क्लोज सरफेस है। ठीक है, आर, ये रेडियल डायरेक्शन में। तो अब मुझे जो लेना पड़ेगा ना वो ये रेडियल डायरेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ यही लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे वो क्या ही कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं कि ये वाला आर वाला निकालना है आपने। तो ये वाला मुझे कंसीडर ही नहीं करना, ये वाला मुझे कंसीडर ही नहीं करना। तो सिर्फ और सिर्फ मैं यही चीज़ कंसीडर करूंगी, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। और इसी को मैंने यहाँ पर लिख लिया, आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये डी थीटा है और ये डी फाई है। तो दो लिमिट्स मुझे अप्लाई करनी पड़ेंगी जो कि थीटा के ऊपर चेंज हो रही हैं और फाई के ऊपर। और मैंने भी आपको लास्ट में बताया कि थीटा जो है वो 0 से पाई तक होता है और जो डी फाई होता है वो 0 से 2 पाई तक होता है। तो ये जो है जब आप इंटीग्रल लेके इसको पूरा सॉल्व करेंगे, किस तरह से इसकी तस्वीर खींच लीजिए, तो ये फाइनली 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और ये आपको पता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। किसी ने अगर पढ़ा होगा तो याद भी होगा उसको। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि हमेशा हमें ये नहीं कहा जाता कि आप जो है वो सरफेस एरिया जो है वो निकालें सिर्फ। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सरफेस को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी क्वांटिटी के साथ में, लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो फिर हम उस सूरत में क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो हम जो है ना सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, कोई भी आर्बिट्ररी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली ये वाली। ठीक है, और इसका जो है ना रेडियल कंपोनेंट भी है, इसका थीटा कंपोनेंट भी है, इसका फाई कंपोनेंट भी है। तो अब हमें डॉट प्रोडक्ट चूंकि लेना है तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली फील्ड जो है हमारे काम की है, तो इसकी वजह से ये आर स्क्वायर आ गया। और ये जो सरफेस एलिमेंट है ये सिर्फ रेडियल डायरेक्शन वाला हमें चाहिए, तो ये रेडियल डायरेक्शन वाला हमें आ गया, लेना पड़ेगा, सिर्फ यही हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट्स जो अप्लाई होंगी वो सिर्फ थीटा के ऊपर और फाई के ऊपर होंगी, आर के ऊपर नहीं होंगी। तो आर तो बाहर चला गया है, यहाँ पे कहीं डी आर लिखा हुआ ही नहीं है। तो अब इसको हम थीटा को भी 0 से पाई तक और इसको भी हम 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट कर देंगे। और उसके बाद फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा वो 4 पाई आर टू द पावर 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ दफ़ा जो है ना वो हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ जाती है, बाज़ दफ़ा हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जिस तरह का सिस्टम होता है, अगर स्फेरिकल सिस्टम होगा तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर उसको सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर कोई बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है तो फिर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है इसके अंदर तीनों तरह के सिस्टम जो है ना हमारे पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की ज़रूरत पेश आती है, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो कार्टेशियन हो, चाहे वो स्फेरिकल हो। तो तीनों तरह के सिस्टम्स को जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ मुझे आप लोगों को ये बतानी थी, एक एग्जाम्पल। ठीक है,
अगर आप लोगों में से कोई इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो वो मुझसे पूछ सकता है, जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताई है इस हवाले से। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी जी बेटा पूछे, मैं सुन रही हूँ। मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो ना आपने जो वीडियो लेक्चर था उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें जो है ना आपने डायरेक्शन शो नहीं की थी, और इसमें आपने जो है डायरेक्शन शो की है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ बेटा। मैं उस वक्त मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन शो नहीं की थी। जी उस वक्त जी, तो मैंने आपने आप जो लोगों है को उसमें जो है जैसे तो मैंने आप लोगों को जनरली लिखवाया था ना कि जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, उसके अंदर डिफरेंशियल एलिमेंट लिखते हैं लेंथ का और डिफरेंशियल एलिमेंट लिखते हैं सरफेस का, तो उसकी हमें ज़रूरत कहाँ पेश आती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सरफेस अगर हमें कहीं ई डॉट डी एल निकालने के लिए कहा जाता है तो हम फिर वहाँ पर ये वाला डी एल यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमें सरफेस एलिमेंट के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाता है तो वहाँ पर मैंने सिर्फ इतना करवा कर छोड़ दिया था, मैंने बहुत डिटेल एग्जाम्पल नहीं करवाई थी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आपको प्रॉपर मतलब बताया है कि एक्सक्यूज मी मैम, मैम किस तरह आवाज से सही उसको नहीं आ रही सॉल्व है। करते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ये नायला की जो माइक है ना, इसमें नॉइज बहुत है, मैं इसी वजह से म्यूट कर देती हूँ। नायला आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। आपने सवाल सुन लिया है और मुझे ये भी पहले बता दें कि आपको क्लियर हो गया जो मैंने आपको बोला है। जवाब मैं आपको क्लियर हो गया नायला? मैम ये जो है मतलब हम आर जो इसके साथ आपने लगाया है यहाँ पर, तो ये डायरेक्शन लगाएंगे जो यूनिट वेक्टर, हर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जी यूनिट जी वेक्टर हमेशा लगाएंगे। बेटा, जब हम लोग छोटी क्लासेस में थे ना तो उस वक्त तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि यूनिट वेक्टर को हम शो करें, लेकिन मैंने शायद आप लोगों को शुरू में ये बात बताई थी पहले लेक्चर स्टार्ट करते वक्त कि ये वाला जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसके अंदर हमें जो है इसको हम सॉल्व ही पूरी वेक्टर एनालिसिस की फॉर्म में करेंगे, जो वेक्टर्स के तरीके से इसको ट्रीट करेंगे, वेक्टर्स के तरीके से इसको एडअप करेंगे। तो यस, वी नीड इट नाउ। आगे अब हम जिस तरह से भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें गौर से, ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखें गौर से, ये जो है ना एक सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका कोई ना कोई फाइनली डायरेक्शन जो है वो मेरे पास निकल कर आया है, ये देखें ये आर। लेकिन जब मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाल रही हूँ ई डॉट डी एस, तो एस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फाइनली जो इसके ये जो हमें फाइनली मिलेगा तो डेफिनेटली एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास कहीं भी कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं आया हुआ है। ओके, ठीक है। ओके मैम, समझ आ गया। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही मैडम मेरी? जी बेटा, आवाज आ रही है। मैडम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है ये तो फेराडे ने हमें समझाने के लिए एक लाइनें शो की थी ना मैडम। जी जी बजाते खुद हम मैम ये आवाज नहीं आ रही है। हम ये जानते हैं कि ये जो लाइनें हैं ये एक फर्जी लाइनें हैं, जी जी। ये हमें नजर नहीं आती हैं, तो हम कैसे फिर उन तीन तमाम चीजें कर सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में है, फिर ये इसका ये थीटा होगा, फिर ये होगा, कैसे कर सकते हैं हम? बेटा, मैं जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा रही हूँ, सेकेंड ईयर का जो कोर्स है ना स्टैटिस्टिक्स का। तो उसकी भी जो मैंने लेक्चर है ना वो शुरू से यूट्यूब के ऊपर मैं डालना शुरू कर दूंगी, उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो मेरे ख्याल है प्रोबेबली 2 और 3 लेक्चर्स के बाद जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक मैं डेमो दूंगी उनको। तो वो लिंक जो है ना मैं फॉरवर्ड कर दूंगी आपको। और उसके अलावा आप लोगों का भी मैंने लेक्चर का जो है एक लेआउट बनाया है, उसमें जब मैं डाइवर्जेंस डिस्कस करूंगी तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल से। ठीक है। तो लेकिन फिलहाल जो आपका सवाल है और आप लोगों की डिस्कशन है वो मैंने सुबह उठकर देखी थी, जो आप लोग इलेक्ट्रिक मैम फील्ड के आवाज बारे में। नहीं आ रही है। बेटा आप लोग अपने माइक म्यूट करो। मेरा ख्याल है अब आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। मैं आपसे ये कह रही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से मैंने सुबह आप लोगों के मैसेजेस देखे हैं, जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे सारे के सारे। तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बतानी है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, तो वो किसी एक ख़ास रीजन में वो
कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। फिर हम एज्यूम करते हैं नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, इस तरह से बिहेव करती है, तो वो एक ख़ास रिजीम में जो है वो एप्लीकेबल होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स। एक्सक्यूज तो मी मैम। जी जी बेटा। मैम जिस तरह ये रहमत भाई ने क्वेश्चंस किया कि लाइन जो है इज इमेजिनरी है, इस तरह पे मैम इमेजनरी, जो हम सेकंड। इमेजनरी जी जी होती हैं, इमेजनरी होती हैं, यस। जी जी। यस मैम, आई एम एग्री विद यू। बट मैम जिस तरह ट्रांसफार्मर है, उसके जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसमें मैं इमेजिनरी लॉसेस के बारे में उन लोगों ने डिस्क्राइब किया होता है कि इसमें कोर लॉसेस होती है, वाइंडिंग लॉसेस होती है, वो भी एक इमेजिनरी होती है। तो मैडम ये भी इमेजिनरी है, वो भी इमेजिनरी है। समझ ये नहीं आ रही कि इसमें रियल मतलब जो just only to imaginary things, so why we study about to in the real? नहीं बेटा, वो वाले जो आप लॉसेस की बात कर रहे हैं ना, वो अलग इमेजनरी चीज़ है। असल में पता है होता जी जी ये है मैम। कि मैंने आप लोगों को शुरू में एक डेफिनेशन बताई थी, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। तो अब ये जो इमेजनरी नंबर जो है ना, वो जब हमें मैथमेटिशियंस ने बताया कि इमेजनरी नंबर और इमेजनरी किसी भी क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ठीक है। इमेजनरी नंबर की फॉर्म में अगर आप उसको लिखना चाहें तो आप उसको लिख दें। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो वेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हम उसको दो टर्म्स में स्प्लिट करके लिख सकते हैं, रियल और इमेजनरी। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम उसकी अलजेब्रा करते हैं, प्लस माइनस उसको करने की कोशिश करते हैं, तो वो आसान हो जाती है। अभी आप लोग ये वेक्टर पढ़ेंगे ना, वेक्टर अलजेब्रा इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपको हर क्वांटिटी का डायरेक्शन जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर जो है ना वेक्टर को या तो फिर हम उसका प्रोजेक्शन गिराते हैं, उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, फिर ऐड करते हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वो जो कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी आप बात कर रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मर लॉसेस की और इन सब चीज़ों की, वो इमेजनरी इन डेट सेंस है कि उसको कैलकुलेट किया गया है इन लॉसेस को इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा। वो एक अलग टूल के ज़रिए जो है ना वो एनालाइज किया गया है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ना, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर से निकल रही हैं, तो ये एजम्पशन है एक, ठीक है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एजम्पशन, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोई फॉर्मूले बनाना चाहते हैं, तो इस वजह से हमने ये एज्यूम कर लिया है। ये प्रैक्टिकली कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही नहीं रही होती हैं चार्ज के अंदर से। तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, ये इमेजिनेशन अलग है, एजम्पशन अलग है, और वो इमेजिनरी नंबर है, वो चीज़ अलग है वो, ठीक है। तो दो चीज़ों को आप मिलाएं नहीं आपस में। जी आदिल, आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया है? यस मैम, थैंक यू। ठीक है जी। सलमान खान, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो मैम। जी बेटा। मैम जैसा कि आपने कहा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सिंगुलर चार्ज हमने देखा नहीं है, तो मैम हम इसको स्फेरिकल क्यों कंसिडर करते हैं? हम इसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के फॉर्म में क्यों नहीं ले सकते? चार्ज को हम पॉइंट की तरह तस्वर करते हैं। मैथमेटिशियंस तो पॉइंट की डेफिनेशन दे देते हैं कि पॉइंट इज डिफाइंड एज कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि कोई भी डायमेंशन ऑक्युपाई नहीं कर रहा हो, उसको मैथमेटिशियंस कहते हैं कि ये जो है ना पॉइंट होता है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि अच्छा, बहुत सारे पॉइंट अगर मिल जाएंगे तो वो एक लाइन बना देंगे। अब मैथमेटिशियंस की डेफिनेशन मुझे नहीं समझ आती या फिजिशियंस को नहीं समझ आती, क्योंकि जब कोई एक चीज़ जगह ही नहीं घेर रही, तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप ऐसी रख लेंगे जो जगह ही नहीं घेर रही हैं, तो फिर एक लाइन कैसे बनेगी। लेकिन बहरहाल चार्जेस को हम जो है वो पॉइंट की तरह कंसीडर करते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको तो हम बिल्कुल मैथमेटिकल डेफिनेशन के तहत ही लेते हैं कि इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। और ना ही मैंने कहीं इसका पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का ये साइज़ ये होता है। अलबत्ता प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डायमेंशन जो है, न्यूक्लियर फिजिक्स अगर आप लोग पढ़ेंगे उसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे कि यस, ये थोड़ा सा इनका साइज़ बड़ा होता है, और ये तकरीबन इनकी कोई ना कोई डायमेंशन इनकी होती है।
पॉइंट्स की। और ये बेशक हमें अपने नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमें इनडायरेक्टली इसका प्रूफ मिल रहा है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। और जो हम थ्योरी पेश करते हैं कि चार्जेस का ये बिहेवियर होता है और इसको इस तरह से करना चाहिए, फिर हम वही एक्सपेरिमेंट जब कैरिड आउट करते हैं तो वो वही रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वाकई में यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है, और इसकी वजह से यही डेफिनेटली जो हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि यही चीज़ में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही चीज़ मिलनी चाहिए, तो फिर वो मिलती भी है। तो इस वजह से हम एज्यूम कर लेते हैं कि यस, चार्जेस शुड बी देयर। ठीक है। क्वार्क्स का कॉन्सेप्ट भी है, क्वार्क्स को भी एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि उसके बारे में जो थ्योरीज थी, जब प्रैक्टिकली उनको देखा कि हाँ भाई ये इसी तरह से मिल रही हैं, तो क्वार्क्स को भी एक्सेप्ट कर लिया हमने कि यस देयर आर क्वार्क्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो काफ़ी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगी। 2-3 लेक्चर थोड़ा सा वेट कर लो। डाइवर्जेंस मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डाइवर्जेंस क्या होती है, बल्कि मेरा ख्याल अभी नेक्स्ट ही स्टार्ट कर दूंगी मैं ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट जो है ना आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये काफ़ी डिटेल है, पूरा एक लेक्चर लगेगा मुझे इसके ऊपर, तो मैं अगर अभी बताऊंगी ना तो क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, चलें। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, मैं फिर अभी क्लास ऑफ कर रही हूँ। ओके।